सुबह बखैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज बरसी मनाई जा रही है और उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। अल्लामा ने ही पाकिस्तान का तसव्वुर भी पेश किया और वाज़े किया कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। मुफक्किर पाकिस्तान ने शायरी के जरिए नौजवानों को उनके मकाम के बारे में बताया और खुद ही का कॉन्सेप्ट दिया और उसे बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचाना। इकबाल ने मुसलमानों को शाहीन से तशबीह दी है कि मुसलमान अगर खुद को पहचान जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन आज सियासी, तालीमी, समाजी और इनफरादी सतह पर भी इकबाल की तालीमात का अक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इकबाल के नज़रियात, सियासत में उनके खिदमात और शायरी पर प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। स्पेशल सेगमेंट भी शामिल करेंगे। और अभी कुछ शहर की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना वायरस के तदारुक के लिए शहर में लॉकडाउन का आज 29वां रोज़ है। करीबन 1 महीना पूरा होने को है जुज़वी लॉकडाउन को। कुछ दफातर और कारोबार खुलने से सड़कों पर ट्रैफिक का रश हमें हर रोज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर में दिल नहीं लग रहा और बहाने से बाहर निकल जाते हैं और फिर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। यही लोग हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए कहना आपसे बस यही है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन की पाबंदी भी करें। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं एक मुनफरिद खबर की कहानी और दिखाते हैं सतून तख्लीक की नई तस्वीर जो कि नासा की जानिब से जारी कर दी गई हैं। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ने ईगल नेबुला और इसके एतराफ़ की मशहूर तस्वीर इस बार इंफ्रारेड में शाया की है, जिसे सतून तख्लीक या पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम भी दिया गया है। सबसे पहले ये तस्वीर 1995 में खलाई दूरबीन हबल की एक से ज़ायद तस्वीर को जोड़कर बनाई गई थी, लेकिन ये बसरी या नजर आने वाली शुआ में थी जिसमें ईगल नेबुला भी नुमाया था। 25 साल पुरानी ये तस्वीर कई किताबों और रसाइल में शाया भी हो चुकी है और इसे खलाए बसीत की बेहतरीन तस्वीर में से एक करार दिया गया था। ताहम अब ये तस्वीर इंफ्रारेड कैमरे से ली गई है और कदरे वाज़े दिखाई भी दे रही है, जिसमें गर्दो गुबार, गैसेस और नीला साया सतूनों का एक खूबसूरत रूप पेश कर रहा है। अब यह तस्वीर भी हबल खलाई दूरबीन के जरिए ही ली गई है। इसकी चौड़ाई 4 से 5 नूरी साल है, जबकि पूरा नेबुला 70 नूरी साल चौड़ा और 55 नूरी साल लंबा है। नाज़रीन, हुज्जाम ने देखा कि आप अपने लिए खुद ड्रेस तैयार की है ताकि खुद को भी महफूज रखे कोरोना वायरस से, और खुदा न खास्ता अगर उससे हो जाए तो दूसरों को भी महफूज रखा जा सके। कोरोना वायरस की तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ मौसम बदलता है तो कोई ना कोई बीमारी हमारे सर पे सवार हो जाती है। अब चूंकि मौसम है मच्छर का, तो साथ ही डेंगू फैलने का खदशा भी बढ़ने लगा है, जबकि महकमा सेहत ने सूरत हाल को भांपते हुए 10,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला भर्ती करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया है कि सर्विलियंस बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर 6,000 का अमला रखा जा रहा है। कब रखा जाएगा, किस तरह से भर्तियां होंगी, तफसीलात हम जान लेते हैं। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के साथ डेंगू मच्छर के भी खदशात। मौसमी तब्दीली के पेश नजर महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने तैयारी शुरू कर दी। डेंगू मच्छर पर काबू पाने के लिए 10,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि कोरोना के साथ साथ डेंगू बारे भी इकदाम कर रहे हैं। सर्विलेंस बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर 6,000 का अमला रखा जा रहा है। जी, डेंगू के लिए हमने लगभग आप समझ लीजिए कि पूरे पंजाब में 6,000 स्टाफ जो है उसको इस वक्त फिलफौर जो है वो भर्ती करने की इजाज़त दी है, ताकि जो है वो डे टू डे हमारी सर्वेलेंस में जो है काम करें। इस पूरे साल में हमने तकरीबन 10,000 का नया स्टाफ जो है वो इंगेज करना है। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि मानसून का सीजन डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए फेवरेट है। मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद होना शुरू हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस दरमियान में हम अपने घरों के अंदर अपनी छतों पे अननेसेसरीली पानी को ना खड़ा होने दें। अपने छतों के ऊपर परनालों को चेक करें। खासतौर पे इस सीज़न में जब बारिश होती है तो हमारे परनाले बंद होते हैं। खज़ां के मौसम के बाद हमारी छतों के ऊपर परनालों के अंदर खुश्क पत्ते जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चौक हो जाते हैं। छत पे कोई टूटा बर्तन पड़ा हुआ है, कोई बाल्टी पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है बेज़वी जिसके अंदर पानी जमा हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए। हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने इंसदाद डेंगू बारे हफ्ता में एक रोज इजलास का आगाज कर दिया है। एक तरफ पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस तो दूसरी जानिब डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे हैं।
ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को अमली इकदाम के साथ साथ शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा करना होगा ताकि इन मूजी वायरसेस से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर से आपका ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान साहब ये बताइएगा कि कोरोना के खिलाफ तो हम लोग एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन अब एक और परेशानी सामने आ रही है, डेंगू के सीजन का आगाज हो गया है, उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, इसका तो आपको याद होगा हमने जनवरी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कराई डेंगू की। हमने डेंगू की तमाम जो अपनी एसओपीज है उनको रिवाइज किया है। इस दफा ज्यादा वर्क फोर्स के साथ ये काम किया जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त ज्यादा जो मसला खड़ा हुआ है वो कोरोना वाला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कि कोरोना के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी मुताबिक बार इसके ऊपर मीटिंग्स ली हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है वो हफ्ते में एक दफा रिव्यू करते हैं और चीफ मिनिस्टर भी 2 से 3 बार इसको रिव्यू कर चुके हैं। तो हम लोग अपना पिछले साल के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इस साल वक्त पे हमने इस पर न सिर्फ काम शुरू कर दिया है बल्कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं पंजाब भर की उनको सेंसिटाइज भी कर दिया गया। और इसके साथ साथ हमने पिछले सालों से ज्यादा वर्क फोर्स जो है उसको भी लगाने की इजाजत जो है वो तमाम फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। अब हमें ये जरूर ध्यान करना होगा कि जब ये हमारे लोग फील्ड में काम करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो उसूल हैं उनको सामने रखते हुए ये तमाम जो काम है वो किए जाएं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाएं। बारिश के बाद अपनी छतों का ध्यान करें, कहीं छतों पे परनाले तो नहीं बंद हुए, पानी जो है वो किसी भी तरह छतों पे घरों में या किसी घरों के गिर जो है वो खड़ा ना हो। और अगर कहीं घर के बाहर किसी ऐसी जगह पे पानी खड़ा है जहाँ पे वो समझते हैं कि हुकूमत को इतला करनी है तो हमारी हेल्पलाइन पे बताइए, हमारा पूरा निजाम मौजूद है। जो भी मुतल्लिका इदारा होगा वो आकर उसकी सफाई करेगा या वहाँ से पानी रिमूव करेगा। ठीक है उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि हर साल हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना आता है तो स्पेशल डेंगू वार्ड्स को फाल कर दिया जाता है मुख्तलिफ अस्पतालों में, क्योंकि डेंगू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस साल भी क्या कुछ ऐसा हो पाएगा? किस तरह से शहरियों को कोरोना के साथ साथ डेंगू से बचाया जा सकता है? जी देखिए, हमारे अस्पतालों में सारा निजाम मौजूद है और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त ज्यादा जो तवज्जो है वो कोरोना के ऊपर है, क्योंकि कोरोना के काफी सारे पेशेंट्स भी हमारे पास है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि जो डेंगू है उसको उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। इस वक्त पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू का एज सच कोई प्रोबेबल या कंफर्म केस जो है वो एडमिटेड भी नहीं है। लेकिन हमने जो स्पेस डेडिकेटेड है उसको जरूर कंज्यूम किया है कोरोना के लिए। लेकिन जहाँ भी हमारे पास डेंगू के वार्ड से वहाँ पर हमने डेंगू के लिए भी स्पेस जो है वो रखी हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम कोरोना की भी जो डेडिकेटेड स्पेस है उसको बढ़ा रहे हैं और तकरीबन 1.25 अरब रुपए के प्लान से पंजाब भर के HDUs की तादाद में चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुक्म पे इजाफा किया जा रहा है। सो दिस विल ऑल्सो हैपन सब्सिक्वेंटली और साथ साथ जो है वो दोनों चीजों को हमें देख के चलना होगा। ठीक है उस्मान साहब, एक तो हमें ये बता दीजिए कि कोरोना वायरस के खदशात हैं, दिन ब दिन केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे पास इस वक्त कितनी कैपेसिटी है और आने वाले वक्त में क्या बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये तादाद कितनी बढ़ सकती है? जी, इस पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एस्टिमेशन हुई है। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जो है इसमें एस्टिमेशन की है। इसमें बुनियादी बात तो ये है कि हमें इस बात को आपके सामने है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये इस बीमारी ने मुख्तलिफ हुकूमतों को, मुख्तलिफ नेशंस को परेशान किया हुआ है और ये जरूरी है कि इस बात को सामने रखा जाए कि इसको ये पर्सन टू पर्सन फैलती है और उसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाएं। इस वक्त हम अपनी जो एडमिटेड कैपेसिटी है उसके तकरीबन 15-20% पे काम कर रहे हैं। सो हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम जो है वो इस हवाले से रिलैक्स कर जाएं या कहीं कंप्लेसेंट हो जाएं कि हमारी कैपेसिटी जो है वो मौजूद है और केसेस जो है वो उनको नहीं आना चाहिए। किसी भी सूरत भी केसेस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो जरूर साथ साथ लेते रहें। तो हवाले से जी सर, टेस्टिंग के हवाले से बताइए कि पंजाब में इस वक्त कैपेसिटी कितनी है टेस्टिंग की और एक दिन में कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? और आने वाले वक्त में कहा जा रहा था वजीर आला साहब की जानिब से कि कैपेसिटी 10,000 तक पहुंच जाएगी।
देखिए जी, इस वक्त पंजाब इस पूरे के पूरे रीजन में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप देश के ममालिक से भी कंपेयर करें तो पंजाब की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। और पंजाब में ज्यादा केसेस की निशानदेही की एक रीजन ये भी है कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को टेस्ट किया है और हमारा प्लान यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास तो कोई टेस्टिंग लैब ही नहीं थी, इस्लामाबाद जाते थे तमाम टेस्ट जो है परफॉर्म होने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक लैब से स्टार्ट किया जिसकी रोजाना की कैपेसिटी जो है वो 150-180 के आसपास थी। और आज हमारे पास इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 12 से 13 लैब्स जो है वो इस वक्त फंक्शनल हैं और तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 टेस्ट जो है वो पर डे के हम परफॉर्म कर रहे हैं। और अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ये कैपेसिटी जो है डबल हो जाएगी। और हमारा मजीद लैब्स इस्टेब्लिश करने का भी इरादा है। इस वक्त जो 8 नई लैब्स हमने बनानी थी उनमें से 4 लैब्स जो है वो फंक्शनल हो गई है। पंजाब हेल्थ कमीशन से उनको इजाजतनामा भी मिल गया और वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो दीगर 4 लैब्स हैं वो भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगी। तो अपनी कैपेसिटी को 180 से लेके आपके सामने है कि तकरीबन 4,000 तक तो अभी ले आए और इसको मजीद भी बढ़ाने की जो है वो इंडेवर की जा रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसको मजीद भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और इसके साथ साथ जो बहुत अहम बात है, कोरोना की तो हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन डेंगू को हमने बिल्कुल नहीं भूलना और आप लोगों ने अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी है। अपने घर में, छत पर, किसी भी जगह पर पानी जमा नहीं होने देना और ख़ास तौर पर अपने घरों की सतह पर कोशिश कीजिए कि मच्छर मार स्प्रे ज़रूर करें। छत पे जितने भी आप लोगों ने परिंदों को पानी देने के लिए बर्तन रखे होते हैं वो 2-3 महीने के लिए उनको उल्टा कर दीजिए ताकि वहाँ पर डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो सके। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान साहब, उर्दू बाजार खुला, सिचुएशन आपने देखी, ताजिरों के मुतालिबात मान लिए जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि कोरोना मजीद नहीं फैलेगा? बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, दोनों चीज़ें जो है ना वो हमने उनको बैन लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ कोरोना करते रहे तो फिर हमारी मैशत को भी कोरोना हो सकता है। हमने इस चीज़ को भी अपना मद्देनज़र रखना है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि लोग अब डेस्परेट हो रहे हैं। जब चीज़ें डेस्परेट होती हैं, जिन्हें होती है, तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। तो हमने उस चीज़ को भी पहले मद्देनज़र में रखना है। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, उनको जो इलाके में है उनको तो कम से कम खोलने की इजाज़त है। जिन्होंने जो डेली वेजेस पे हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना काम थोड़ा सा स्टार्ट करें। मैं नहीं कहता कि एकदम खोलें, ये प्लानिंग के साथ हमने SOP सारे इसके गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाए हैं और बाकी भी जिस मार्केट जो खुलेगी, जो भी हम करेंगे पहले SOP तय होंगे फिर खुलेगी। ऐसे नहीं कर सकते हम। कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो लिबर्टी की हम बात कर लें, शालम मार्केट की बात कर लें, इस्ट्रा की बात कर लें, वहाँ पर कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ लोगों की बड़ी दुकानें हैं, कुछ आगे स्टॉल लगाते हैं। हम कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं कि जो बड़ी मार्केट्स है ना, जो कंजस्टेड मार्केट्स हैं, उनके तो आपको पूरे हर सूरत पहले SOPs तय करके हर चीज़ का पूरा ख्याल करके, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंजेशन है और जब लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे आपको पता इंटरेक्शन होती है तो ये तो स्प्रेड आउट होता है। हमने इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है और हमने ये भी देखना है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मूव होनी शुरू हो जाएँ और उसमें फंक्शनल होनी शुरू हो जाएँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में वो इतनी जानी। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के हालात क्या हैं। हम 2.7 पे थे, गवर्नमेंट 3.3 कहते थे, पर 2.7 पे थे। जो इस वक्त आई रेटिंग उसमें आया 1.5 GDP पे है और उन्होंने ये भी कहा है कि जी -2.2 पे भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमने इसको प्लान करना है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपने से जितनी कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी कोशिश कर रही है और वो अपना पूरी तंदरी के साथ लगे, लेकिन हमने हर चीज़ को साथ देखना। अब देखें, इंटरेस्ट रेट जो है ना, इरफान साहब मजीद भी हम बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर टू CM। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमान साहब, बताइएगा कि ताजिर बरादरी गवर्नमेंट से खासी नाराज भी है और बजिद है कि उनको दुकानें खोलने की इजाजत दे दी जाए, कारोबार करने की इजाजत दे दी जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, जिसे हो रहा है और जैसे आप देख रहे हैं मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि पूरी इकोनॉमी जो है वो 100% लॉकडाउन तो नहीं हो सकती। आपने तो कारोबार को भी आगे लेके चलना है। इशू ये है कि आप
हर सप्लाई चेन के अपने अपने कायदे होंगे, अपने अपने SOPs होंगे, और ये SOPs ऐसी बनाने की जरूरत है कि कोरोना वायरस जो है ये फैलने से भी रुके और हम काम भी कर सकें। और ये दो चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और इसमें बिल्कुल हर जो चेन की ट्रेड बॉडी है या चेम्बर्स हैं, ये सब मिलके हुकूमत के साथ मिलके ये काम करेंगे। बल्कि ये ट्रेड बॉडीज जो हैं इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनको तो पता है कि एग्जैक्टली किस किस्म की इश्यूज हैं इनकी वर्क प्लेस के, और उसके मुताबिक हम बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत इस सारी चीज को खोलेंगे। और इंशाल्लाह ये ईद से पहले पहले हमारी इकोनॉमी जो है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। सलमान साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्री को इस्तिस्ना हासिल हुआ, सिर्फ उर्दू बाजार खुला और चंद दुकानें खुली और शहर में ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो गई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। और जबकि बात की जाए SOPs के हवाले से, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, तो वो भी नहीं अपनाई जा रही। किस तरह से मुमकिन हो पाएगा अगर रोड्स पर रश लग जाता है, मार्केट्स पर रश लग जाता है? एहतियाती तदाबीर तो कहीं बहुत पीछे रह जाएंगी। गवर्नमेंट को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है इस वक्त। ये तो हमारे एज सोसाइटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हर इंडिविजुअल को अपने तौर पे भी इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी हिफाजत करेंगे तो सारों की हिफाजत होगी। सो किसी किस्म की जो रिस्क है वो तो हमें नहीं लेना चाहिए। जो SOPs दिए गए हैं, आपने मास्क पहनने हैं, आपने दस्ताने पहनने हैं, आपने अपने, अगर आपको किसी किस्म की इंडिकेशन है कि कोई प्रॉब्लम है तो आपने बिल्कुल अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन करना है। फिर आपके जो इदारे हैं उनका फर्ज है कि आपकी वर्क प्लेस को बिल्कुल ठीक करके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें। कोई ज्यादा जो है एक्सेप्शनल रश नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने सीखनी भी है और करनी भी है, और साथ साथ ये गवर्नमेंट और बिजनेस की आपस में मुशावरत के साथ ये सारा कुछ हो। सलमान साहब, ताजिर बरादरी की जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने गवर्नर साहब से मुलाकातें की हैं, असलम इकबाल साहब से मुलाकातें की हैं, CM साहब से वो मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। कब तक फैसला हो जाएगा कि इनके लिए क्या SOPs तैयार किए जाएंगे, क्या इजाज़त मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो किस तरह से मिलेगी? और दूसरा ये कि पंजाब में लॉकडाउन 25 अप्रैल तक रहेगा या फिर विफाक की मानी जाएगी? क्योंकि इन दोनों बातों में भी खासी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है आवाम में। देखिए, एक बात तो है कि दो इसमें इश्यूज हैं। एक तो है कि जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे तो आपने नहीं खोल सकते। उन हॉटस्पॉट्स को आपने आइसोलेट करना है और आपने उन पे लॉकडाउन रखना है। जहाँ पे इस वक्त वबा नहीं है उसको आपने एक सैनिटाइज तरीके से खोलना है ताकि आपका कारोबार चलना शुरू हो। इसमें फिर आपने ये भी देखना है कि जो देहात की चेनें हैं, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, उससे जो मीट की चेन है, ये सारी चेनें चलनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये खुराक देती हैं। और इनमें ज्यादातर चेन्स जो है वो अब ऑपरेशनल है। ट्रांसपोर्ट को आपने बहुत सही तरीके से ओपन करना है ताकि वो कार्गो जो है एक जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमें आपने बताया है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसे इस्तिस्ना हासिल है। इरफान साहब, ताजिर बरादरी अगर परेशान है तो गवर्नमेंट भी खासी परेशान है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है कि एक तो टैक्सेस वगैरह तमाम मामलात खत्म हुए पड़े हैं, इनकम हो नहीं रही, और दूसरी जानिब वो लोगों को मदद भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए भी एक परेशानी का माहौल। देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फैसले निकलने पड़ेंगे। देखिए, इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि फिर हम मुश्किल मरला है तो आराम से बैठे। तो उसके लिए आपको विजनरी थोड़ा होके चीज़ों को चलाना भी है ना।
तो हमें फैसले भी उसी तरह से करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हम बार बार गवर्नमेंट से कहते थे कि इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो उसकी मेन वजह क्या थी कि इंटरेस्ट रेट पूरा इस रीजन का आप जब देखते हैं ना, तो मलेशिया 2.75% पे है, चाइना 4.35% पे है, इंडिया 4.4% पे है, बांग्लादेश 5% पे है, और आपका श्रीलंका जो सबसे ज़्यादा होता था वो भी 6.5 पे है। हम उन सबसे आगे, हम पहले 13.25 पे थे, फिर उसके बाद 11 पे, अब हम 9 पे आए। मेरे ख्याल में इसको 5 पे लाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपकी ऑयल की प्राइसेस भी कम हो गई, आपकी माइनस में चला गया सर पहली बार। आपकी महंगाई भी कम हो गई है, जिसकी वजह से पहले प्रॉब्लम थी कि हम नहीं कर सकते थे। अब इसको 5% पे लाना चाहिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो 0% पे आपको लोन्स मिल रहे हैं, 0% पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में। आप इस वक्त 0% पे मिल रहा है, अब या कुछ दे भी रहे हैं तो मैक्सिमम 1-2% दे रहे हैं। तो हमें, चलो हम गरीब मुल्क हैं, हमारी इकॉनमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमने काम भी तो करना है, हमने काम भी करना है और लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट भी करनी है। और मैं इस वक्त तो सच्ची बात है कि मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपने एमनेस्टी दी कि जहाँ से पैसे आएंगे जहाँ से मर्जी लगाएं, हम सोर्स नहीं पूछेंगे। ये 1-2 साल के लिए हमें देना पड़ेगा कि कोई ब्लैक से आ रहा है, ग्रे से आ रहा है, व्हाइट से आ रहा है, इंडस्ट्री को भी देना पड़ेगा, लाएं। हाँ। इस वक्त इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। देखिए पैसा पोर इन होना चाहिए इकोनॉमी में, पैसा पोर इन होगा तो ये मईशत का पहिया चलेगा, और जब ये पहिया चलेगा तो हमारे मामले होंगे ठीक, अदरवाइज मुश्किल हालात हैं। इरफान साहब ने तो एक तजवीज़ भी दे दी है गवर्नमेंट को कि जिस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ मिल गया है, बाकियों के बारे में भी सोचा जाए। अभी लॉकडाउन अगर खुलता भी है, दुकानें खुल भी जाती हैं, तो एक महंगाई का तूफान बर्पा होने का भी खदशा है। आवाम परेशान होकर रह जाएगी, कुव्वत खरीद है नहीं और महंगाई आसमान पर चढ़ेगी। मेरे ख्याल इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत चल रही है उसमें ताजरों से ज़्यादा, हुकूमत से ज़्यादा बतौर अवाम मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर एक मार्केट खुल रही है या दुकान खुल रही है तो क्या ये दुकानदार की ही जिम्मेदारी को दायरा लगा के हमें बताएगा कि हमने यहाँ खड़े होना है, कि सैनिटाइज वही हमें करवाएगा, हम खुद अपनी जेब में सैनिटाइजर लेके नहीं जा सकते, मास्क लेके नहीं जा सकते। तो अवाम को अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। हम सड़कों पे जाते हैं, हम जब लोग से बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं तो 80% लोग कहते हैं बस ऐसे ही निकले थे। मतलब ये रवैया जब तक होगा, हुकूमत जो मर्जी कर ले, ताजर जो मर्जी कर लें, ये पॉलिसियां कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत अवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। तो मैं अगर गैर जरूरी, हम इसमें मुतालबा क्या है, गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकले। कुछ ये तो नहीं कह रहा कि आप काम के लिए घर से ना निकले, भाई गैर जरूरी तौर का मतलब है कि अगर आपको काम नहीं है तो घर बैठे रहो, उसमें क्या तकलीफ क्या है आपको। लेकिन लोगों को वहाँ मसला आ रहा है, घर में बैठना सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए बन चुका है। यानी जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं है ना, वो प्रॉब्लम जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं है कि मार्केट अगर खुल रही है तो वहां पर 1000 लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक बंदा जाके, मैं बच्चों के साथ लोगों को शॉपिंग करते देखा, इतने बच्चे लेके शॉपिंग करने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इरफान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ताजिर बरादरी के जो भी मुतालिबात हैं वो भी इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, मुसलसल बातचीत भी चल रही है, इजलास भी हो रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या फैसला होता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं और घरों में रहते हुए बहुत सारे लोग कुछ परेशानियों में मुब्तला हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपने रूटीन के चेकअप के लिए भी अस्पतालों का रुख नहीं कर रही। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर नहीं जा रही अपनी फिजियोथेरेपी के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घरों में रहते रहते सोते सोते थक चुके हैं, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में उनके दर्द होना शुरू हो गए हैं। इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगी जी डॉक्टर माहिदा ताहिर साहिबा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। इनसे हम जानेंगे कि क्या जिस्म के हर हिस्से के दर्द को फिजियोथेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है और क्या घर में रहते हुए खुद से भी अपनी थेरेपी हो सकती है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है, किस तरह से लोग इस तरीके इलाज से फ़ायदा हासिल करते हैं, और क्या कोरोना के हवाले से कोई ऐसी दवा मौजूद है जो कि होम्योपैथी हो, लोगों के लिए मददगार साबित हो। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदद किया है। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सैयद हमजा बुखारी साहब हैं, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले, लोग घरों में हैं, परेशान हैं, ख़वातीन अमूमन हम लोग देखते हैं कि जोड़ों में दर्द की बहुत ज़्यादा ख़वातीन शिकायत करती हैं। क्या फिजियोथेरेपी से जिस्म के हर हिस्से के दर्द को दूर किया जा सकता है? ऑलमोस्ट सारी पेन्स
हम लोग विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं विद फिजियोथेरेपी, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों को उतना बेहतर है। आप फर्स्ट स्टेप पर ही डॉक्टर पे अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए इजी होता है उसको ट्रीट आउट करना। वरना कुछ लोग उसको क्रॉनिक कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देर वेट करते हैं, हम पहले दवाई ले लें, कोई टोटके कर लें, फिर उसके बाद कहीं जाके वो लोग सीख करते हैं मेडिकल हेल्थ को। तो अगर आप वो अर्ली स्टेजेस पे कर लिया जाए तो इट वुड बी इजी हमारे लिए भी उनको जल्दी रिकवर करना। बाकी होम प्लान पे अगर वो लोग वर्क करते हैं तो आई थिंक एनी पेन कैन गो अवे। जो तमाम पट्ठों से और हड्डियों से रिलेटेड पेन्स होती हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। तो इतना। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कुछ अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है तो उसमें रेस्ट का भी कहा जाता है, वो क्या मामला होता है कि जब रेस्ट का कहा जाता है और दूसरी जानिब कहा जाता है कि एक्सरसाइज करेंगे या फिर थेरेपी करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखें, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है रेस्ट। अगर आपको कोई सडन चोट लग गई है, ठीक है, आपने फौरन विद इन 24 आवर्स उसकी थेरेपी पे नहीं चले जाना। एक स्लाइड से डिफरेंस है, हम जैसे कहते हैं चोट लगी कोई गर्म कपड़ा रख लो तो या ठंडा कर लो, मालिश कर लो, इस तरह। देखिए कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिनको हीलिंग की जरूरत होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि आप थोड़ा रेस्ट करें आफ्टर दैट 24 आवर्स, या तब उसके बाद थेरेपी स्टार्ट करेंगे ताकि वो थोड़ी हीलिंग आपकी स्ट्रांग हो। लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है कि पेशेंट फौरन कोई इंजरीज ऐसी होती है जिसमें जरूरत नहीं होती आपको रेस्ट की, आप फौरन कर सकते हैं। जैसे नेक पेन है, बैक पेन है, अचानक एकदम से लोग कहते हैं चुक निकल आई हमारे, मसल पुल हो गया, अब उसमें फौरन आप थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वहीं आप कहीं गिर गए तो वहाँ मसल कोई टीयर हो गया, उसमें आपको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। तो दिस इज द डिफरेंस कि कब रेस्ट करना है और कब वी हैव टू सीक थेरेपी अर्जेंटली। ठीक है, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि होम्योपैथी और एलोपैथी में सबसे पहले डिफरेंस क्या है तरीका इलाज में इन दोनों के? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपने इस टॉपिक के ऊपर होम्योपैथिक को बुलाया आप, और उस पर जो है हमारा ताकि ये जान सकें। बेसिकली एलोपैथिक जो है किसी भी तरीका इलाज की हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते। जहाँ तक एलोपैथिक तरीका इलाज का मतलब है तो वहाँ तक जितने पेशेंट हैं उसको वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो बेहतर है। होम्योपैथी की तरफ आएँ तो इसको इलाज बिलमिसल कहा जाता है, जिसमें से नेचुरली मेडिसिन के ज़रिए कुदरत के बहुत करीब है ये तरीका इलाज। इससे ये होता है कि आप किसी भी जिस्म के अंदर आपके कोई भी ऐसी कोई चेंजिंग्स आ रही हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको होम्योपैथिक अद्वियात के साथ हम इसकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, आपके कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करते हैं, जिससे जो बीमारी आ रही है वो खुद ब खुद अपना जो दिफाई है निज़ाम है उसके ज़रिए वो बेहतर हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होम्योपैथी का वो ये है कि इससे किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी से, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सस्ता है और पूरी दुनिया में WHO से रिकमेंडेड है। दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक जो हैं, 90 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो इसको सरकारी सरपरस्ती में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, इंडिया है, और वो लोग रिसर्च भी कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा अभी तक कोई ऐसी सरकारी सतह पर कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं है कि जिसके ऊपर ये काम किया जा सके और इसकी जो इफादियत है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। डॉक्टर साहब आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रिसर्च सेंटर भी नहीं है, कोई बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी, कोई सरकारी इदारा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक्सपर्टीज मौजूद हो। तो हमें ये बताइए कि फिर इनकी मेडिसिन किस तरह से बनती है, कैसे आप पूरी दुनिया को साथ लेकर चलते हैं, किस तरह से आप रिसर्चेस करते हैं, किस तरह से काम हो रहा है? जी ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। इसमें हमारा जो बेसिकली इसको जो रिकमेंड करता है ये एक हमारा कौंसिल का इदारा है, सरकारी सतह पर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसके बिहाफ के ऊपर हम ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन जहाँ रिसर्च सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, वो आज तक हुकूमत का हमारे साथ ऐसा ही है जैसे सरूप जैसे एक सुतीली माँ का होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई ऐसी सुपरविज़न नहीं है हमारे ऊपर या हमें ऐसा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमने हमेशा अभी जब भी हमारी कभी आला सतह पर किसी से बात हुई है तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप ये देखिए कि दुनिया में होम्योपैथिक इस टाइम कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में जो हमारी मेडिसिन है ये हमने खुद बनाई है या की है, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड आप देखिए कि अमेरिका इस पर क्या कर रहा है, हमारा साथ वाला मुल्क है वो क्या कर रहा है। तकरीबन कोई 40 करोड़ के करीब लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज से इस टाइम मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 10 करोड़ तकरीबन इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके ऊपर, लंदन में यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर कोई भी देखना चाहे तो आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं कि दुनिया में जो है अभी स्पेन में जैसे स्पेनिश फ्लू आया था 1928 की बात है, तो उस टाइम भी होम्योपैथी की वजह शोहरत ही उस टाइम ये बना था कि होम्योपैथिक अद्वियात ने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिक्योर किया। डॉक्टर साहब से मजीद भी हम बात करते हैं। हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी करवाने के लिए हमें हर बार सेंटर पर जाना ज़रूरी है
या फिर एक्सरसाइज भी सजेस्ट कर दी जाती है कि आप घर में खुद से अपनी थेरेपी करें? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करना। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जो थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है जब पेशेंट को हम होम रिहेबिलिटेशन पे डाल देते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप डेली आए थेरेपी के लिए। हम लोगों का ये होता है कि हम पेशेंट को 2-3 दिन कंसेक्यूटिव बुलाते हैं, थेरेपी वी गिव, हम उनको सिखाते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को इंकरेज करते हैं कि आप खड़े होकर देखें कि हम सारा कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा किस चीज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? बैक एक इज द मोस्ट कॉमन। आई गेस 90% पेशेंट्स जो है वो बैक एक के साथ। और मेन रीजन क्या है इसकी? बैक एक की रीजंस बहुत सारी है हमारे पास। देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, ठीक है। मल्टीविटामिन्स का कमी होना, जैसे विटामिन डी डेफिसिट होना, उससे बोन्स में बहुत जल्दी आपके फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस, इवन अब तो यंग पेशेंट्स इतने आते हैं क्योंकि दे आर इनटू जंक, ठीक है। और वो हमारा अब फूड क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी जो आज से 5, 10, 15 साल पहले थी। तो अब इवन यंग पेशेंट्स जो हैं उनको बैक एक्स बहुत है। यंग फीमेल्स, यंग बच्चे जो लोग जिम करते हैं या हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं, बोन्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ कि वो होल्ड ऑन कर सकें। सबसे बेसिकली हमें हमारे कोर मसल्स जो कि कमर के पट्टे जिन्हें कहते हैं उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। वंस हमारे कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग है, आपको बैक एक्स इतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम कितने थेरेपीज के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है? देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम तक जाएं तो द थेरेपी आई गिव एट माय क्लिनिक, हम 3 to 4 सेशंस के अंदर भी पेशेंट को फ्री कर देते हैं। ठीक है। और ये सेशंस रोजाना की बुनियाद पे होते हैं? डिपेंड करता है, हर किसी की रिहेबिलिटेशन डिफरेंट है। कुछ लोगों को डेली आने की जरूरत है जो बहुत क्रॉनिक पेन के साथ है, जो थोड़े मैनेजेबल पेन के साथ होते हैं उनको हम गैप्स के साथ बुला लेते हैं। मिनिमम 8 to 15 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं थोड़े क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए। और जो फौरन आ जाए पेशेंट्स जो जल्दी मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं तो विद इन 1-2 सेशंस वो बिल्कुल ठीक होते हैं। एंड विद दी होम प्लान दे आर गुड टू गो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए जो खवातीन घर में है उनके बैक में पेन भी है, अपर में या फिर लोअर बॉडी में, तो उनको क्या करना है? कुछ एहतियात जो बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारा ना पोस्चर है, ठीक है। अगर आप घर पर हैं, आप झाड़ू भी दे रहे हैं ना फीमेल्स या टाकी, तो एक पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है विद प्रॉपर रेस्ट और डाइट, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मल्टीविटामिन। एक तो ये कोरोना की वजह से एक डिप्रेसिंग सा माहौल है, फीमेल्स आर वर्किंग वे मोर देन एट होम, ठीक है। बच्चे घर पर हैं, मेल्स घर पर हैं, तो उनके लिए ये कि एक तो अपनी डाइट अच्छी करें, सबसे पहली चीज। सेकेंडली उनके लिए इम्पोर्टेंट ये कि वो अगर घर का कोई भी हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, टेक अ रेस्ट देन डू इट अगेन। और उसके साथ साथ अपने पोस्चर के ऊपर बहुत तवज्जो दें कि इवन इफ दे आर कुकिंग, आप चेयर रखें, थोड़ी देर कुक करें, आपको लगे कि बहुत ज्यादा वर्क हो गया, आप थोड़ी देर रेस्ट लें, देन खड़ी हों, आप काम करें। अगर आप अपने आप को बहुत पुश ऑन करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। एंड आई हैव सीन लॉकडाउन में मेरे पेशेंट्स की क्यूरीज बढ़ गई हैं कि हमने घर झाड़ू लगाया डॉक्टर साहब, तो अब आज निकल आई है पेन, तो हम क्या करें? तो दिस इज वेरी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन है पूरी दुनिया में, आपको मालूम है कि अभी तक कोई भी इसका तरीका इलाज नहीं है, वैक्सीन मौजूद नहीं है। कोई होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है कि क्लेम किया जा सके कि इससे कोरोना के कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम्स को कम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें जो मेन चीज़ आ रही है वो ये है कि कोरोना का अगर आप कहें कि होम्योपैथिक में इलाज, तो ऐसे कोई हम ऐसे कोई क्लेम नहीं करते कि होम्योपैथिक में कोरोना का कोई इलाज है। हाँ, अगर आप इस तरफ आइए साइन सिम्टम्स की तरफ, तो वही पहले मैंने बताया कि तकरीबन 225-230 साल पुराना ये तरीका इलाज है। तो आप किसी भी हमारी चंद एक ऐसी अद्वियात हैं जिनकी लिस्ट अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा आपको, कि आप अगर उनके सिम्टम्स को देखते हैं जब कि इनके सिम्टम्स क्या आते हैं, तो वो कोरोना के ही सिम्टम्स में उसमें सारी चीज़ें आती हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम का ख़राब होना, ड्राई कफ आना, उसके बाद हेडेक है, ये चीज़ें हैं। जब आप उस सब सिम्टम्स को पढ़ते हैं तो फिर हमारी बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो इसमें आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, और जो क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी बेहतर होती है, तो फिर ये बीमारी आपके ऊपर इतने अटैक नहीं कर सकती, आप बेहतर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। अगर हम ज़राअत की बात करें, सब्जियों की बात की जाए, तो वहाँ पर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए भी हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है इसमें भी हम लोग होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है जी। होम्योपैथिक पे नेचुरल के करीब मैंने पहले भी बताया आपको, ये कुदरती तरीका इलाज है, बेसिकली इसको इलाज बिल मिसल भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 82वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। हर साल तो
इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकारीब का अहतमाम होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि तलबा और तालिबात को इकबाल के नज़रियात से रोशनास करवाया जा सके। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कोशिश करेंगे कि इकबाल के नज़रियात को, उनकी तालीमात को आप तक पहुँचा सकें। और बात करेंगे हम लामा मोहम्मद इकबाल की कि उन्होंने सियासत में कदम रखा तो सियासी मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान का तसव्वुर उन्होंने पेश किया, मुसलमानों को बता दिया कि तुम लोग हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते रस्म रवाज के लिहाज से, और इसके साथ साथ जिंदगी गुजारने के रंग ढंग के लिहाज से मुसलमान हिंदू कौम से बहुत मुख्तलिफ थे। और फिर मुसलमान कौम को खुदी का नज़रिया दिया कि खुद को पहचानोगे तो ही तरक्की करोगे। मुसलमानों को शाहीन से तशबीह दी कि जिसका बसेरा ही आसमानों पर होता है और बहुत ऊपर रहते हुए वो ज़मीन को देखता है और सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आज हम लोग किस जगह पर खड़े हैं, अगर हमारी ज़िंदगियों में नाकामियाँ हैं तो किस तरह से इकबाल के नज़रियात से मदद ली जा सकती है। सियासी मंजरनामे पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फरजाना रियाज साहिबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा सबसे पहले हमें ये बताइए कि इकबाल के नज़रियात, कुछ लोगों को लगता है शायद बहुत मुश्किल है, न जाने इकबाल क्या क्या बता गए, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। जी बहुत आसान है। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है। मैं वहाँ पे तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। तो इस हवाले से इकबाल ने वहाँ पर 5 बरस जो है वो वहाँ पर पढ़ा है, और वहाँ पर इकबाल को सर ऑनर्ड मिले, हाफिज़ महमूद शरानी मिले, और उनके साथ साथ उनके वहाँ पर जो उनके दोस्तों में लोग थे, नज़ीर अहमद थे, मौलवी मोहम्मद शफ़ी थे, पतरस बुखारी थे, अख्तर शिरानी थे। अब इन तमाम लोगों की तरबियत का इकबाल पर इतना गहरा असर हुआ कि ऑर्नल्ड लंदन में ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमारे यहाँ के शायर कुत्ते बिल्लियों पर नज़में लिख रहे हैं, जबकि लाहौर में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा शायर जो है वो इंसानी रूह को झंझोड़ने का किरदार अदा कर रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो कि आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, यही एक बुनियाद, यहाँ पर सबसे पहले ये इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पर ही इकबाल ने नौजवानों के अंदर नई दुनिया और पुरानी अक़दार की नई रूह बेदार करने की बुनियाद रखी, और फिर वो इस तालीम को, अपनी तालीमात को आगे लेकर चले। अब दूसरा जो आपने अभी शाहीन की बात की, अभी आपने कहा, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इकबाल ने हमेशा नौजवानों के लिए, नई नस्ल के लिए शाहीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। अब इकबाल शाहीन की इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल करते थे? हम तो वैसे बहुत से अशार पढ़ते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसके चंद कुछ बुनियादी वजूहात भी हैं। अब शाहीन के अंदर जो खुसूसियात हैं वो इकबाल आज की नौजवान नस्ल, क्या आने वाली और माजी की जो गुज़िश्ता हैं, उन तमाम के अंदर वो देखना चाहते थे। अच्छा, एक तो पहली बात यह है कि उसकी परवाज़ बहुत बुलंद है, और दूसरा उसकी निगाह बहुत तेज़ है। ठीक है। अच्छा, और तीसरा खिलवत पसंद है। खिलवत पसंद, अल्लाह ताला को भी खिलवत बहुत पसंद है। अच्छा, और दूसरा कि वो किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। ठीक है, और आशियाना नहीं बनाता। अब ये वो 5 खसूसियात हैं जो कि इकबाल ने बाकायदा शाहीन पर कुछ अशार भी लिखे, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि हमामो कबूतर का भूखा नहीं हूँ मैं, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है ज़िंदगी बाज की ज़हदाना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम ये चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। क्या बात है। अब एक शेर जो बहुत अहम, जिसमें इकबाल ने बाकायदा नौजवानों से मुखातिब हुए शाहीन के हवाले से, कि यहाँ फ़कत सरे शाही के वास्ते है कुल्ला, वो जो आप पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, ना है सितारे की गर्दिश ना बाज़ी अफलाक। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। हमारे नौजवान को कहाँ देखती हैं आप? ये तो तमाम नज़रियात की बात होगी, शाहीन की खसूसियात भी आपने बता दी। हमारा नौजवान कहाँ पर? हमारा नौजवान उससे पहले जो जैसे हम कहते हैं कि जो एक बुनियादी इकबाल का सबसे बड़ा नज़रिया है
वो है खुदी का, जिस पे फिर मैं नौजवानों पर आती हूँ और जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में बता सकूँ कि खुदी जो है वो इंसान को मुख्तसर वक्त में दी गई बहुत बड़ी सिफ्त है, जो कि इंसान को फ़ानी दुनिया से अबदी ज़बानों में ले जाती है। और ये एक बहुत तवील सफ़र है और इसके लिए इकबाल ने पहले कुरान और हदीस को ना सिर्फ अपने अंदर उंडेला बल्कि उन्होंने मशरिक़ व मगरिब के तमाम फ़लसफ़ा फ़िक्र के नुकात को भी समझा और फिर उसके बाद ये नज़रिया पेश किया। अब इस नज़रिए के 3 उन्होंने बुनियादी मराहिल बताए। एक सबसे पहला उन्होंने मरहला बताया तौहीद का, फिर ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नियाबत इलाही है। अच्छा, तौहीद देखें, ये कायनात बहुत बड़ी है, इसमें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ बनाया, सितारे, आसमान। अब उस सारी चीज़ों के सामने देखें तो ये जहान हम इस जहान के लिए नहीं बनाए गए, ये जहां हमारे लिए बनाया गया, ठीक है। हाँ। तो अब आप ये देखें कि फिर हम एक चट्टान के सामने भी इंसान की हैसियत एक ज़र्रे की है, सूरज के सामने भी, सितारे के सामने भी, तो वो उसको अपनी बर्तरी का एहसास कैसे होगा? उसको अपनी बर्तरी का एहसास ऐसे होगा कि जब सबसे पहले वो इन सारी चीज़ों के बनाए हुए खालिक की तरफ देखता है, जब उसकी उंगली पकड़ता है तो फिर उसको लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हो गया हूँ। एग्जैक्टली। और फिर वो उसी खुदा ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूकात बनाना है। और वो ये पहला स्टेप तौहीद का है, मतलब इसमें फिर आप रद्द कर देते हैं सारा कुछ, बस ठीक है। और इसके हवाले से इकबाल का अपना शेर भी है, तू अरब हो या अजम हो तेरा ला इलाहा इल्ला, ठीक है, लुगते गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही, खुद इकबाल भी कहते हैं। अच्छा बात है जी सारी जी। अब दूसरा है ज़ब्त नफ्स, मतलब वो तमाम चीज़ें जो आपके ऊपर हावी आने लगे वो आपने उनको नहीं जाना उनके पास। अच्छा, अब तीसरी जो बात है जो सबसे ज़्यादा नियाबत इलाही, नियाबत के आप अल्लाह का नाइब कैसे मुकर्रर होते हैं। अच्छा, अब एक शेर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आम है, मतलब जिसको हम बच्चे भी स्कूल में, आम लोग भी बड़ी तेज़ी से बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत इकबाल ने गहरी बात की है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। अब यहाँ पर तकदीर की बहुत ज़्यादा अहमियत कैसे है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा शब मेराज गए, अर्श बरी पर गए, तो वहाँ पर उन्होंने उनको एक ख़ास आसमान के एक मरहले पर शरीर की आवाज़ आ रही थी, शरीर कलम चलने की आवाज़ें आ रही थी। जब कलम से लिखा जाता है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको शरीर कहते हैं। अच्छा, अब उसकी आवाज़ आ रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्तों से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ तकदीर लिखी जा रही है। तो आपने कहा कि अच्छा, और फिर फरिश्तों ने कहा, जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तकदीर आपकी दुआ बदल सकती है, वरना और कोई नहीं बदल सकता। डॉक्टर साहिबा एक हमारे साथ वाकया शेयर करने वाले थे जी। मैं आपको खुदी के हवाले से जो हम मराहिल की बात कर रहे थे इकबाल के हवाले से, तो उसमें बनी इसराइल का एक वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे किसी जगह से, तो एक उनको खातून मिली, उसकी कुटिया के सामने से गुज़रे, तो उसने कहा कि आप पैगंबर हैं, आप दुआ करें कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। आपने दुआ की तो जवाब आया कि इसकी तकदीर में बच्चे नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ऐसे, मतलब मुझे तो ये जवाब मिला है, तो वो परेशान भी हुई, अपसेट भी हुई। अच्छा, वो कुछ सालों बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने देखा उसके घर के बाहर 5 बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि आपने तो मुझे ये जवाब दिया था। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है, हम आपको इसका जवाब बड़े इंसाफ से देते हैं। ऐसा करो कि मगरिब तक तुम्हारे पास वक्त है, बनी इसराइल वालों से कहो कि अल्लाह ताला को गोश्त चाहिए, तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा चाहिए, तो अगर आप कोई है ऐसा जो लेके आ सके। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा, कोई भी नहीं माना। तो मगरिब के करीब जब वक्त ख़त्म होने वाला था तो एक आदमी बैठा हुआ था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ये बताया, अपनी अर्ज़ सुनाई। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करो, मेरे बाजू का ये गोश्त ले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उसने वापस बुलाया, उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बाजू का गोश्त कम है, तुम मेरी टांग का ले जाओ। फिर उसने कहा नहीं, दाई टांग का कम है, बाई का ले जाओ। इस तरह से वो देता गया और मरने के करीब हुआ।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ वो गोश्त लेके गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो मूसा के मतलब उसकी मोहब्बत देखो कि मैंने भी तुम्हें कहा था कि बनी इसराइल से कोई भी शख्स हो, तुम भी तो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन तुमने तो नहीं दिया। और ये वही शख्स है जो उस गरीब औरत के घर के पास से गुजरा था और उसने दुआ की थी कि मैं उसकी मोहब्बत में इनकार नहीं कर सका। तो मतलब कि जब आप अल्लाह ताला के यहाँ नियाबत इलाही उसके खलीफा की उस मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो तकदीर भी बदल जाती है। एग्जैक्टली बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इंसान की जब मदद होती है तो खुदा इंसान को इंसान की मदद के लिए वसीला बना देता है, इसीलिए इंसान को नायब भी कहा जाता है अल्लाह ताला का। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि हम जितने भी आपने अभी हमारे साथ कलाम भी शेयर करी थी और इसके साथ साथ एक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये वो तमाम नज़रियात हैं इकबाल के जो हमें बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा दिए जाते हैं। जब सिर्फ ये होता है कि इकबाल का शेर लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है, शऊर आना शुरू होता है, तब हमारे निसाब में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, सिवाय एक चीज़ के कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर एक मज़मून लिखना। कितना बड़ा गैप है हमारे तालीमी निसाब में। आप देखिए कि अगर हम इसी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस तकदीर के हवाले से कितनी बड़ी बात है जो इकबाल ने की, लेकिन हम उसको बिल्कुल एक रट्टे की तरह पढ़ते हैं और बयान कर देते हैं और बच्चों ने भी रटा हुआ होता है। तो इवन के जैसे अगर मैं नौजवान नस्ल से जो आज की है, तो अगर मैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर वो सिर्फ इस तौहीद का, देखिए हम नियाबत इलाही तक तो नहीं पहुंच सकते, हम तो इंसान हैं, पैगंबर तो नहीं है, लेकिन अगर हम तौहीद के सिर्फ दायरे में शामिल दाखिल हो जाएं, वो फिर अल्लाह की ज़ात है जो कहती है कि तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 10 बढ़ाता हूँ, तो वो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। अब मतलब यकसू हो जाए। इकबाल ने खुद कहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहूँगी कि इकबाल का कोई कलाम बड़ा खूबसूरत सा जो कि उन्होंने नौजवानों के, मुसलमानों के नाम किया, जरूर हमारे देखने वालों, मैं नौजवानों के लिए कहूँगी, क्योंकि इकबाल ने हमेशा देखिए हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है उनका दिल अंग्रेज़ों में है, उनकी अक्ल जो है वो पंजाबी है और उनको तालीम मदरसों में दी जाती है, उलझे पड़े हैं हम लोग, और जो कि बहुत इंतशार फैलाता है। इकबाल ने हमेशा कहा कि अपनी माजी की तरफ लौट जाओ। अगर हम एक पौधे को अपनी मिट्टी में बोने के लिए उसको फलने फूलने का मौका नहीं देंगे और वो कैसे किसी गैर जो खाक में परवान चढ़ेगा। तो इकबाल ने सबसे पहले तो हमेशा कहा कि अपनी माजी की तरफ पलटो और देखो। अब उन्होंने पहले तो मैं उनका शिकवा बताऊंगी, फिर मैं उनकी उम्मीद भी बताऊंगी कि वो नाउमीद नहीं है नौजवान नस्ल से। शिकवा तो उनका ये है कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गर्ज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। अच्छा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजू तर है वो नज़ारा। मुझे तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबुत वो सयारा। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अब इकबाल का ये तो है शिकवा जो उन्होंने बयान से किया है, लेकिन इकबाल अब इस मसले का हल भी बताते हैं। अब फिर वो एक उम्मीद भी जगाते हैं और उम्मीद जगाते हुए क्या रास्ते वो कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथी। और फिर उकाबिये रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो नोमीदी जवाले इल्मो इरफां है, उम्मीदे मर्दे मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर,
तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत ही खूबसूरत। और बात वही एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये वो तमाम अशार हैं जो मुझे अच्छे से याद हैं कि हमने बचपन में पढ़े, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़े और याद किए कि मजमून में लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे थे, कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, कॉन्सेप्ट समझने का वक्त आया, तो इकबाल को हमारे तालीमी निसाब से उस तरह से शामिल नहीं पाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और बहुत खूबसूरत कलाम भी इन्होंने आप तक पहुँचाया है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते हम आपको ओल्डी गोल्डी ट्रैक सुनवाया करते हैं, लेकिन आज लॉकडाउन के हवाले से आजी का एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जिसे दोबारा से रीपिक्चराइज किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।